महाबलीपुरम तमिलनाडु के कोस्ट पे दिसंबर 26, 2004 को कुछ ऐसा विटनेस करने को मिला जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। कोई भी वार्निंग के बिना ओशन पीछे जाना शुरू हो गया था और ये कोई नॉर्मल लो टाइड नहीं थी। पानी काफी तेजी से लगभग आधा किलोमीटर समुद्र में गया था। लेकिन जब फिशरमैन और टूरिस्ट जो वहां के लोकल थे उन्होंने उस एक्सपोज्ड वेट सैंड के एरिया को देखा तो उन्हें सिर्फ मछलियां या गीली मिट्टी नहीं दिखी, बल्कि उन्हें बड़े बड़े सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले। पत्थर की बड़ी दीवारें, ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो कि परफेक्टली स्टैक्ड थे एक दूसरे के ऊपर, और बड़े बड़े एनिमल स्कल्पचर्स जिन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि मानो ये सदियों से वहीं पे हैं। उसी 5 मिनट में पानी ने पीछे जाकर एक ऐसा सीक्रेट रिवील कर दिया था जो कि इतने सालों से सिर्फ एक मिथ ही माना जा रहा था। लेकिन इस मिथ की डिबेट उस टाइम नहीं हुई, क्योंकि उसी टाइम पानी के इतना पीछे जाने की वजह से 2004 में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट सुनामीज अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 2 लाख लाशें बिछी थी। उस टाइम पे फोकस सिर्फ कोस्टल रीजन के लोगों के सर्वाइवल, रेस्क्यू और रिलीफ का ही था। लेकिन जब सी सेटल हुआ तो वहां के लोकल लोगों ने ये नोटिस किया कि महाबलीपुरम की जो कोस्ट लाइन है वो परमानेंटली ऑल्टर हो चुकी है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पानी के तेज प्रेशर से, मतलब कि उस पानी का पीछे जाके तेजी से वापस आगे आना, इससे सेंचुरीज की जो सैंड थी जो सेटल हो रखी थी और ओशन डेब्री थी वो वॉश अवे हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक बीच पे जो कि वहां के फेमस 8th सेंचुरी शोर टेम्पल से ज्यादा दूर नहीं था, वहां पे एक डिटेल्ड स्टोन एलिफेंट हमें देखने को मिलता है। और इसी स्ट्रक्चर के पास हमें एक अननोन टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। काफी आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि महाबलीपुरम के बारे में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन इस भयंकर सुनामी के बाद जो स्ट्रक्चर्स इमर्ज होके आए हैं और जो लोकल फिशरमैन ने उस 5 मिनट में देखा था, उससे इतने साल पुराना मुद्दा फिर से उठाया गया है। वही मुद्दा जिसे मॉडर्न साइंस ने मिथ या लेजेंड बोल के डिसमिस कर दिया था, द लेजेंड ऑफ द 7 पगोडास। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें 1300 साल पीछे करीब 7th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। एक्चुअल में जो कोस्ट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो पल्लव डायनेस्टी में ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था, जो एंशिएंट इंडिया को रोम, चाइना और बाकी की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करता था। माना जाता है कि जो उस टाइम के ग्रेट पल्लव किंग थे, जिनका नाम था नारासिमा वर्मन I, उनको रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत शौक था। तो इसीलिए उन्होंने इसी कोस्टल टाउन में काफी ज्यादा जगहों पे रॉक कट आर्किटेक्चर भी बनवाया था। एंशिएंट इंफॉर्मेशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती है, उसके हिसाब से किंग ने सिर्फ एक शोर टेम्पल नहीं बनवाया था, बल्कि 7 टोटल शोर टेम्पल्स बनवाए थे कोस्टलाइन के साथ साथ। जो फॉरेन सेलर्स थे जो यूरोप या ईस्ट एशिया से आते थे, वो जब इन टेम्पल्स को देखते थे तो इनको वो पगोडा बुलाते थे। यहीं से उन टेम्पल्स का नाम पड़ा द 7 पगोडास। और इन टेम्पल्स के डूबने के पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है कि ये टेम्पल्स माना जाता है इतने सुंदर और इतने शानदार थे कि जो इंद्र भगवान थे उन्होंने आउट ऑफ जेलेसी इस पूरे शहर पे अपना गुस्सा बरसाया, जिससे कि 7 में से 6 टेम्पल्स एक ही रात में समुद्र की लपट में आ गए। काफी सेंचुरीज से यूरोपियन ट्रैवलर्स भी इस मिथ के बारे में लिखते आ रहे हैं। एक ब्रिटिश ट्रैवलर जे गोल्डिंगम ने 1798 में लोकल स्टोरीज भी रिकॉर्ड की थी जो कि इन्हीं सबमर्ज स्ट्रक्चर्स के बारे में थी। लेकिन जैसे जैसे आर्कियोलॉजी और एडवांस होती गई, 19th और 20th सेंचुरी के हिस्टोरियंस इन्हीं स्टोरीज पे हंसने लग गए थे। उनका मानना था कि उन टेम्पल्स का कोई भी फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से ये 7 पगोडास की टेल एक मिथ ही है जो कि बनाई गई थी उस एग्जिस्टिंग टेम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 2004 में एज एक्सपेक्टेड ये पूरी डिबेट और क्लेम्स फिर से उठाए गए। 2005 में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और द इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक अंडर वाटर सर्च कंडक्ट की इसी महाबलीपुरम कोस्ट पे। कोऑर्डिनेट्स के लिए उनका बेस्ट गेस लोकल फिशरमैन थे, क्योंकि वही उसी एरिया को अच्छी तरीके से जानते थे। एडवांस साइड स्कैन सोनार प्रोफाइलिंग को यूज करके, जो कि एक सोनार टेक्निक है जिसमें साउंड पल्सेस भेजी जाती हैं ओशन फ्लोर पे, ताकि ओशन फ्लोर की एक अप्रोक्सीमेट मैपिंग हो जाए, जिसके थ्रू साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि जो ओशन फ्लोर है
उस पे काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल एनोमलीज है। उन्होंने लंबी और सीधी लाइंस नोटिस की जो कि 5 से 8 मीटर लंबी थी इन लेंथ, और ये लाइंस 500 से 700 मीटर नीचे थी कोस्ट से। लेकिन नेचर जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाती है। डाइवर्स के अंदर जाने के बाद उन्होंने एक परफेक्ट लाइन में ग्रेनाइट ब्लॉक्स देखे, मैन मेड स्टेप्स देखे और पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें देखी। और हैरानी की बात तो ये थी कि जो ग्रेनाइट ब्लॉक्स का मटेरियल था या जो चिजल मार्क्स थे या जो बनावट थी वो सारी उस 7th सेंचुरी टेम्पल जो कि सर्वाइविंग टेम्पल था उससे परफेक्टली मैच हो रही थी। अगला सवाल जो मन में आया था वो ये था कि इतने सारे टेम्पल्स एक साथ अंडर वाटर कैसे चले गए। आज के टाइम पे हिस्टोरियंस और मेरीन साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये कोई एंग्री एक्ट ऑफ गॉड नहीं थी, बल्कि ये एक मिक्स है दो रियल वर्ल्ड फिनोमेना का। पहला फिनोमेना उन्होंने कोस्टल एरोजन बताया है। बे ऑफ बंगाल की नेचर हमेशा से एग्रेसिव रही है। काफी सालों से इस रीजन में जो सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा है, जिसकी वजह से हमें इस एरिया की शोर लाइन में भी असर देखने को मिला है। अब क्योंकि ये प्रोसेस काफी सेंचुरी से चल रहा है तो इससे जो इस एरिया का ग्राउंड है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना, मरीन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये जो वॉल्स या स्ट्रक्चर्स हैं ये काफी बिखरे पड़े हैं कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे मानो इन पे कोई जोर का झटका लगाओ, जिससे कि आगे ये सजेस्ट हुआ कि काफी सेंचुरीज पहले एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक या एक मेगा सुनामी आई होगी इसी एरिया में, जस्ट लाइक ये 2004 वाली। तो इसी सुनामी की वजह से ये माना जाता है कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स थे वो अंडर वाटर सिल्ट और ओशन की मिट्टी के नीचे काफी सालों तक बरिड रहे थे। आज भी अगर आप महाबलीपुरम जाते हैं तो उस एक शोर टेम्पल के साथ सेल्फी लेते समय ये याद रखना कि 6 और टेम्पल्स भी कुछ ही मीटर्स की दूरी पे हैं। इस स्टोरी से वैसे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग कैसे पास्ट को परसीव करते हैं, कि कैसे हम एंशिएंट मिथ्स को और लोकल लेजेंड्स को अपनी बेड टाइम स्टोरीज या टाइम पास एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखते हैं। इस सुनामी के बाद ये तो सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने मिथ्स और लेजेंड्स और होंगे जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई फिजिकल या कोई विजुअल प्रूफ ना होने की वजह से लोग इन्हें सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऐसे कितने और एम्पायर्स और एंशिएंट सीक्रेट्स होंगे जो कि एक ऐसे इवेंट की ही वेट कर रहे हैं अपने आप को रिवील करने।